Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12, the recent significant reforms in banking system which is a part of the banking. So I am representing here some different concept of the banking system. You should understand about this concept. It's very important for your syllabus and the futures syllabus. So it is our first part. In this part we understand about ये तो हमारे इस पार्ट में इस चैप्टर में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट रहा है भी जैसे कि लास्ट टाइम में हमने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने का किया। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, इसमें हम किन किन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स आए, क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में, साथ ही साथ नरसिम्हा कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1991 में था, गोपी ओरिया कमेटी के बारे में, फिर नरसिम्हा कमेटी का जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उसके बारे में, फिर वर्मा कमेटीज और उसके बाद रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के कुछ गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, क्योंकि ये है आपके सिलेबस का, लेकिन बहुत ही कम कंटेंट इसके आपके सिलेबस में इन्वॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम और उसके बाद नरसिम्हा कमेटी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर्स की, तो कहता है आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, जब बैंक को नेशनलाइज करना शुरू किया गया था 1969 में, तो उसके बाद द बैंकिंग सिस्टम हैज प्लेड अ डीप पॉजिटिव रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम ने क्या किया, एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के ऊपर, यानी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बैंकिंग का अपना एक बड़ा रोल होने लगा जब हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम का जो सिचुएशन था जो नेशनलाइज होना शुरू होते। बट दिस नेशनलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम आल्सो बिकम एसोसिएटेड विद द नेगेटिव एस्पेक्ट and consequently the probabilities and efficiency of the banking system started diminishing। तो कुछ देखिए, कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो हमारा ये इकोनॉमिकल कंडीशन पर बढ़िया इम्पैक्ट तो पड़ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, कुछ बुराइयां भी थी। फिर कहता है consequently the profitable and efficiency of the banking system started diminishing। तो शुरुआती दौर में जो बैंकिंग सिस्टम का था वो सिचुएशन क्या था, ये जो बुराइयां थी इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी और एफिशिएंसी थी वो धीरे धीरे क्या हुई, घटनी शुरू हो गई, उसमें कमी आनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, इट वाज रियलाइज्ड टू री-एग्जामिन द प्रेजेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसमें ये महसूस किया गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं फिर से उसको अंडरस्टैंड री-एग्जामिन करने का काम किया गया। फिर कहते हैं एंड इट्स पॉलिसीज सो as to make the banking system more efficient, और उसकी पॉलिसीज को बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को री-एग्जामिन करने का काम किया गया। फिर उसके साथ साथ उसकी पॉलिसीज को जिसकी वजह थ्रू क्या कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा इफिशिएंट और रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो हमें चाहिए उसको हम फोकस करके रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या किया गया, इस बैंकिंग सिस्टम को री ऑब्जर्वेशन करने का काम किया गया। इन द डिकेड ऑफ 1990 के दशक के टाइम की बात करें तो emphasis was the given on the consolidations of banks. Under the phase of liberalization, it was realized to adopt some structural reforms in the banking system for improving the financial efficiency of the bank। तो 1990 के जो समय था उसमें कुछ बदलाव किए गए। जब लिबरलाइजेशन सिचुएशन हमारी स्टार्ट हो रही थी, लिबरलाइजेशन की कंडीशन जब अप्लाई की गई थी 1991 के बाद से, तो उसमें ये महसूस किया गया कि इट इज रियलाइज्ड दैट अडॉप्ट द सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें बैंकिंग सिस्टम में जो बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना सकती है, यानी कि उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ला सकती है। फिर कहता है अडॉप्टिंग द बैलेंस अप्रोच इन द बैंकिंग एक्सपेंशंस, एक्सपेंडिंग द कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग नेटवर्क एंड द मेकिंग द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। फिर क्या हुआ, इसके बाद बैंकिंग जो ब्रांचेस थे उसको क्या किया गया, एक्सपेंशन देने का काम किया, उसको बड़ा करने लगा, क्योंकि पहले कुछ ब्रांचेस होती थी अब ज़्यादा ब्रांचेस कंप्यूटराइज करने का काम किया गया। जो पहले मोस्ट ऑफ रिटन फॉर्म होते थे अब उसको कंप्यूटराइज बैंकिंग की तरफ मूव करना शुरू कर दिया गया, नेटवर्क और नेटवर्क के थ्रू उसको जोड़ दिया गया एंड मेकिंग द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर स्ट्रॉन्ग। और इस तरीके से क्या हुआ, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम किया गया, यानी उनमें ज़्यादा कैपेबिलिटी जनरेट करने का काम की गई और उसकी कैपेसिटी को क्या किया गया, बढ़ाया। तो विद दिस मोटिव a few committees suggest the banking reforms,
अब इस मोटिव को फोकस करते हैं जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसकी वजह से जो बैंकिंग सिस्टम था वो डिमिनिशिंग मेथड की तरफ मूव करता है, डिमिनिशिंग होता जा रहा था, उसकी जो यूटिलिटी थी वो कम होती जा रही थी, उसको इस्तेमाल करना उसको फायदे में नहीं था, तो उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगा। तो उसमें जो बदलाव होने चाहिए तो उसके लिए कुछ कमिटीज ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जिससे सबसे बहुत मोस्ट फेमस कमिटीज आती है। नरसिम्हा कमेटी की बात करें जिन्होंने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिप्रेजेंटेशन रखा था वो 1991 में रखा था। फिर गोइपोरिया कमिटीज है जो 1991 में यही अपने ऑब्जर्वेशन को मेंटेन कर रही थी। फिर सेकंड नरसिम्हा कमेटी और वर्मा कमेटी आती है, जो कि सेकंड नरसिम्हा कमेटी 1998 में और वर्मा कमेटी जो है 1999 में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपनी जो एड्रेस थी, जो एग्जामिनेशन थी उनकी, जो एग्जामिन कर रहे थे, वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उसको पॉइंट ऑफ व्यू के क्या प्रॉब्लम है और क्या सजेशन होना चाहिए इसको सामने रख के किया। तो आज हम फिलहाल नरसिम्हा कमेटी के पहले बारे में बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ 9-member कमिटीज अंडर द चेयरपर्सन और चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एम नरसिम्हा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि 9 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जिसका चेयरमैन जो थे हमारे मिस्टर एम नरसिम्हा थे और रिटायर्ड आरबीआई गवर्नर थे। नरसिम्हा कमेटी जो थे, नरसिम्हा जो थे उनके साथ 9 लोग थे टोटल, और वो क्या थे, रिटायर्ड गवर्नर थे आरबीआई के ऑन अगस्त 14, 1991, और इनको अगस्त 14, 1991 में इस कमेटी का मेंबर बनाया गया था। एंड फॉर द मेकिंग द रिकमेंडेशंस ऑन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम, और उनसे ये कोशिश की गई जानने की कि वो कुछ अपने रिकमेंडेशन दे किसके, जो प्रेजेंट फाइनेंशियल सिस्टम उसमें, एंड टू गिव द सजेशन टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और वो सजेशन भी दे जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारा प्रेजेंट टाइम का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर इन नवंबर 1981। अगस्त में इस कमेटी को सबमिट किया गया था और एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के बाद इस कमेटी ने नवंबर 1981 में अपनी रिपोर्ट को फाइनेंस मिनिस्टर उस समय जो थे उनको सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया। एंड कहता है व्हिच वाज placed to the able to parliament on the December 17, 1991, और उसको दिसंबर 17, 1991 में डिस्क्लोज कर दिया गया पार्लियामेंट में, उसको सबके सामने रखने का काम किया गया। तो इनके साथ चीजें क्या थी, नरसिम्हा कमेटी का जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या सोचते थे, क्या उनको नजर आया बैंकिंग सिस्टम में, तो उनको उसके बारे में बताया। कहता रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिफॉर्म द बेसिक व्यू पॉइंट ऑफ द कमिटी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। तो जो उस समय की जो कमेटी थी, जो उनका व्यू पॉइंट था वो 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। पहला, फॉर इंश्योरिंग द कॉम्पिटिटिव इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कहते हैं कि ये इंश्योर करना कि जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी, कंपटीशन होना चाहिए किसके लिए, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, यानी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है उनके बीच में कुछ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड ऑन द लाइन एज अडॉप्ट ऑफ रियल सेक्टर्स, और उसमें जो भी रियल सेक्टर्स के जो सेक्टर्स हैं वो मेन लाइन के रूप में होने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो पावर है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए किसके बीच में, बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सेक्टर्स के बीच में। To promoting the competitive efficiency, financial sectors should be made the healthy and the profitable. जब हम इसको क्या करेंगे, to promote the competitive efficiency होगी, efficiency का सेंस क्या होता है, स्किल ऑफ जॉब से होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कंपटीशन जब होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में शुड बी मेड द हेल्दी, तो उसको लिए फाइनेंशियल सेक्टर्स को क्या होना, हेल्दी होना जरूरी है, उसके पास उतने वेल्थ होने चाहिए जिससे वो क्या कर सके, लोगों के कंपटीशन में हेल्प कर सके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके। फिर कहता है फाइनेंशियल सेक्टर शुड बी लेफ्ट फ्री एंड अलाउड टू वर्क विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स को क्या करना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए और कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनके काम को किसी भी तरीके का। जैसे मान लो कोई बैंक कोई काम करना चाहता है, किसी तरीके की पॉलिसी बनाना चाहता है इंडियन पीपल्स के लिए या फिर अपने कंट्री के लिए, तो उसमें उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। जो वेलफेयर को मेंटेन करता हो, उसको प्रॉफिटेबल दे जा सकता हो, जिस भी तरीके से वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकता हो, उसके लिए उसे क्या करना है, फ्री छोड़ देना, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं। थोड़ा सा हम देखते हैं इनको सजेशन क्या क्या था इसमें। द साइलेंट रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमिटीज अंडर द अबव बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो कुछ पॉइंट्स और उनके कुछ थे जो रिकमेंडेशन तो क्या थे, कहते हैं 4-tier बैंकिंग सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। 4-tier बैंकिंग सिस्टम में पर ईयर में 3 and 4 इंटरनेशनल बैंक्स, 3 से 4 हमारे फर्स्ट ईयर में 3 या 4 इंटरनेशनल बैंक्स होने चाहिए।
सेकेंड ईयर में 8 and 10 नेशनलाइज्ड बैंक, कम से कम 8 से 10 नेशनलाइज्ड बैंक होने चाहिए। और इसके साथ कहते हैं थर्ड ईयर की बात करें तो रीजनल बैंक, जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं हमारे, जो हमारे से आसपास के जो क्षेत्रों में ज़्यादातर बैंक होते हैं वो होने चाहिए। और फोर्थ ईयर में रूरल डेवलपमेंट या रूरल बैंक्स होने चाहिए, जो रूरल से बिलोंग करते हो, रूरल सिचुएशंस को अच्छे से समझते हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 4 तरह के बैंक हमारे पास होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा सेकंड, द ब्रांच लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर द ओपनिंग द न्यू ब्रांच शुड बी अबॉलिश्ड। इसमें ऐसा मतलब आसान होना चाहिए, बहुत सोशल वाला नहीं होना चाहिए। जब कोई ब्रांच, कोई बैंकिंग सिस्टम को जब स्टार्ट करना चाहता है, उसके लाइसेंसिंग सिस्टम को जब मेंटेन किया गया, जब लाइसेंस दिए जाने का काम वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा होना चाहिए। बहुत अबॉलिश होता है कि सोशल वाला नहीं चाहिए, प्रॉब्लम जनरेट करना चाहिए, आसान होना चाहिए। फिर कहता है अ लिबरल व्यू शुड बी अडॉप्टेड फॉर द फॉलोइंग फॉरेन बैंक्स इन द कंट्री। तो जो लिबरल व्यू है उसको जो हमारे फॉरेन बैंक्स है उसको अलाउ करें, उसको अडॉप्ट करें। जैसे हमारे यहाँ के लोगों को जॉब देने का काम करें, हमारे यहाँ के पॉलिसीज को फॉलो करने का काम करें, जो लिबरल सिचुएशन है। बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक बैंक शुड बी ट्रीटेड एज पर एट। तो दोनों को देखा जाए तो दोनों को, चाहे वो डोमेस्टिक हमारा बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक हो, दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि हमारी लाइसेंसिंग सिचुएशन में ऐसा है कि कोई अमेरिका से आया है तो उसको एक अलग कंडीशंस में दिया जाए, एनवायरनमेंट दिया जाए उसको अपने बैंकिंग सिस्टम को करने के लिए, और लोकल में कोई आया तो उसको अलग। तो ऐसा नहीं, दोनों के लिए एट पार यानी कि सेम रेट पे, सेम सिचुएशन पे दोनों से डील होनी चाहिए। फिर कहता है एसएलआर यानी स्टेटरी लिक्विडिटी की बात करें तो फॉर द बैंक शुड बी सेंट्रलाइज्ड to the level of 25% with the next 5 years, and CRR cash ratio should also be curtailed in the various phases। तो नॉर्मली देखें तो ये दोनों की सिचुएशन में जो हमारा कर्टाइल सिचुएशन होती है उसको 25% बनाए रखें, इसमें नेगेटिव 5 ईयर में एसएलआर में, यानी कि जो रिजर्वेशन सिचुएशन होती है वो बना रहे, बस कुछ ऐसे अमाउंट हो जो हमारे पास हमेशा होल्ड रहे, अपनी पॉइंट जो कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को फोकस करते हैं। फिर कहता है द बैंक शुड बी गिवन द मोर ऑटोनॉमी एंड द डायरेक्ट क्रेडिट शुड बी द एवरेजेस। तो बैंक भी क्या करना चाहिए, बैंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमीज प्रोवाइड करनी चाहिए, वो डायरेक्ट क्रेडिबिलिटी को दे सके। तो ये था सजेशन किसका, नरसिम्हा कमेटी का। तो इसमें आगे क्या सजेशन थे, द प्राइमरी टारगेट फॉर द क्रेडिट शुड बी redefined such credit should not be more than 10% of the total credit। तो नॉर्मली देखिए तो कहता है कि प्राइमरी क्रेडिट जो होनी चाहिए उसको फिर से रिडिफाइन करनी चाहिए, और इसमें जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये कहता है कंप्यूटराइज इन द बैंकिंग शुड बी अडॉप्ट प्रमोटेड। जो कंप्यूटराइज बैंकिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। द बैंकिंग शुड बी ऑथराइज्ड एंड अपॉइंटेड द बैंकिंग ऑफिशियल एट देयर ओन डायरेक्शंस। डिस्क्रिएशन, तो नॉर्मली कहते हैं बैंक को जो, और बैंक शुड बी ऑथराइज्ड होना चाहिए टू अपॉइंटमेंट या अपॉइंटिंग द बैंकिंग ऑफिशियल्स। बैंकिंग ऑफिशियल्स के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए, यानी कि जो काम करने वाले लोग उनके बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है। तो फिर कहता है द डील्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बैंक शुड बी अबॉलिश्ड एंड आरबीआई शुड बी फंक्शनिंग ओनली एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। तो कहता है कि जो आरबीआई और मिनिस्टर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, इनका जो बैंकिंग सिस्टम में जो रोल होना चाहिए वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, बहुत उसमें प्रॉब्लम जनरेट करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन आरबीआई क्या करे, आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली कंपनी हो या रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने का काम करती है वो आरबीआई एज इट इज ही करती है। तो ये तमाम तरह की जो सिचुएशंस थी वो प्रेजेंट किए गए हमारी नरसिम्हा कमेटी में। बात करते हैं रिफॉर्म्स अडॉप्टेड विद द रेफरेंस टू सजेशन। जो रिफॉर्म्स कौन से अडॉप्ट किए गए इन रेफरेंस के साथ, गवर्नमेंट अडॉप्ट द मेनी रिफॉर्म्स ऑन द लाइन of the suggestion put forward by the नरसिम्हा कमेटी अगस्त 1991। तो 1991 में जो नरसिम्हा कमेटी ने जो सजेशन दिया था उसको फॉरवर्ड करते हुए कुछ को अडॉप्ट करने का काम किया। द फेज ऑफ द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वाज इनिशिएटेड बाय द 1992 and 93 and the reforms was intensified since 1993 and 1994। तो नॉर्मली जो उसका ट्रीटमेंट हुआ था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को जो अप्लाई करने का काम किया गया था वो शुरू कर दिया गया था 1993 और 92 से, और उसके बाद उसमें जो लगभग काफ़ी हद तक उसमें सफलता पाने का काम जो किया गया था वो 93-94 तक हो गया था। फिर कहता है इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स वाज अडॉप्टेड विद द रेफरेंस टू द सजेशन आर द एज फॉलोज। कौन कौन से सजेशन है, तो स्टेटरी लिक्विडिटी रेट, स्टेटरी लिक्विडिटी रेट की बात करें तो कहता है वाज द रिड्यूस, इसको रिड्यूस करने का किया गया, यानी कि जो
बैंकिंग सिस्टम में देखिए एक हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो, तो वो बैंक क्या करता है अपने पास रखता है, हमेशा रिजर्व के रूप में रखता है, और स्टेटरी जो सर्कुलेशन में बनाए रखता है। तो नॉर्मली कहता है वाज रिड्यूस फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ 38.5% इन 1992 टू 25% इन 1996। तो इसको क्या किया, कम कर दिया गया। फिर कहता है व्हिच वाज द मैक्सिमम सीलिंग इन द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, जो कि जिसको क्या कहते हैं, जो 25% ये मैक्सिमम सीलिंग का मतलब वो मैक्सिमम लेवल हो गया जो क्या था बैंक अथॉरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि अगर देखिए इस तरीके से तो कई बार रिजर्व अमाउंट को बैंक को मेंटेन करता था, वो भी लगभग 25% जो कि पहले ज़्यादा था, और ये कई बार आरबीआई अपने पास रखती थी। कहता है नाउ दिस टाइम मिनिमम सीलिंग इज 25 का, सो भी रिमोटली इसको भी रिमूव कर दिया गया। फिर कहता है एसोसिएशन एक्शन ऑफ द repos for bill and securities was permitted since 1992-1993 for the associating the interest rate on the government securities with the market. तो नॉर्मली है जो रेपो रेट का एक्शन ऑफ द रेपोस बिल एंड द सिक्योरिटीज वाज परमिटेड सिंस 1992 एंड 1993। तो रेपो जो बिल था उसको परमिशन मिल गया था 1992 और 1993 में। जैसे पहले हम क्या करते थे, रेपो सिचुएशन, रेपो रेट की अगर बात कर ले या रेपो की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो इसमें होता क्या था कि बैंक जो पैसे गवर्नमेंट मतलब आरबीआई से लेता है, ठीक है, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेता है, तो उसमें वो एक टेस्ट रेट मतलब टैक्स पे। तो ये जो सिचुएशन लेने देने का है, जब बैंक देता है बैंक को आरबीआई को, तो वो उस पर बेनिफिट रिसीव करता है। तो इस सिचुएशन में ये रेपो रेट होता है नॉर्मली, और रिवर्स रेपो रेट होता है। तो वो रेपो रेट की सिचुएशन थी वहाँ पे क्या कहते हैं, वो बिल्स एंड सिक्योरिटीज के लिए भी परमिट कर दी गई, किसी तरीके के बिल का पेमेंट करना है तो भी जनरेट। द बैंक रेट वाज मेड मोर एक्टिव एंड चार्ज चेंज वेयर मेड इन इट फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर मेकिंग इंटरेस्ट रेट मोर मीनिंगफुल। तो नॉर्मली क्या क्या बैंक रेट में भी बहुत सारे मोड चेंजेस किए गए। बैंक रेट वाज अ मोड, तो मोर एक्टिव ज़्यादा एक्टिव हो गया, और समय के हिसाब से जैसे जरूरत रही उसमें लगातार बदलाव आते गए, कभी ज़्यादा हुआ तो कभी कम भी हुआ, रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। सजेशन रिलेटेड विद द कैपिटल इक्विटीज रेशियो वाज एक्सेप्टेड। कैपिटल इक्विटी की रेशियो की बात करें तो नॉर्मली ये ऐसे अमाउंट होते हैं जो नॉर्मली देखें तो कैपिटल ऑफ गुड्स के ऊपर जनरेट करते हैं, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया कि बहुत बॉन्डेड सिचुएशन नहीं है। डेब्ट रिकवरी tribunals were established for the accelerating the debt recovery। तो डेब्ट रिकवरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, यानी पैसे दे दिए तो जो रिटर्न नहीं निकाला तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स रहे, ऐसे रिक्वायरमेंट मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन रहे जिसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करने का किया। बैंकिंग ombudsman स्कीम की अगर बात करें तो आरबीआई इंट्रोड्यूस द बैंकिंग ombudsman स्कीम इन द कंट्री ऑफ जून 14, 1995 फॉर गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स। तो बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई ने ये ombudsman बैंकिंग सिस्टम को जनरेट किया, जिसमें 1995 में इसे जून 1995 में एस्टैब्लिश किया, और ये कस्टमर के कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए किया। 15 ombudsman हैज बीन ऑलरेडी बीन द अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट रीजंस। लगभग 15 सेंटर ऐसे हैं जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने करते हैं, और यहाँ पे कहाँ पे हैं, दीज रीजन्स आर द न्यू दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम। बैंक customers can send their complaints to these ombudsmen of if the concerned banks fail to satisfy them। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कंप्लेन लेके जाते हैं बैंक और सब वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो हम इन जगहों पे उससे रिलेटेड क्लेम को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो हमारे आरबीआई ने हमको दिया हुआ है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.